संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया। तेहरान के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास फिर सैन्य हलचल तेज हो गई है और सवाल अब भी यही है कि क्या सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया? क्या पश्चिम एशिया फिर एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया में जंग फिर भड़कने वाली है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का पारा फिर हाई हो चुका है। सीज फायर के बीच प्रहार, क्या फिर शुरू होगा वॉर? तेहरान से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक अचानक बड़ी सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने संघर्ष विराम को तोड़ा है। दक्षिणी तटीय इलाकों में दुश्मन हमलों की खबरें सामने आई, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं होने का दावा किया गया है। उधर ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ईरानी नौसेना की मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स ने कथित तौर पर अमेरिकी टैंकरों और सैन्य गतिविधियों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन चलाया। ईरानी मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया और दावा किया कि ये अमेरिकी आक्रामकता का सीधा जवाब है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जवाबी कार्रवाई को बेहद हल्के अंदाज में पेश किया। Our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats, you know, we call them. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल संघर्ष विराम की विश्वसनीयता को लेकर उठ रहा है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर पूरी तरह प्रभावी है, दूसरी तरफ ईरान लगातार घातक हमले और अमेरिकी आक्रामकता का आरोप लगा रहा है। यही विरोधाभास इस पूरे संकट को और खतरनाक बना रहा है। पश्चिम एशिया पहले ही कई मोर्चों पर संघर्ष झेल रहा है। गाजा से लेकर लेबनान तक और सीरिया तक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी पूरे क्षेत्र को बड़े सैन्य संघर्ष की ओर धकेल सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance, and they know that, and they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास सामान्य स्थिति लौटने के दावों के बीच सैन्य गतिविधियां रुकती दिखाई नहीं दे रही हैं। ईरान कह रहा है कि उसने अपने दुश्मनों को जवाब दे दिया है, जबकि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि सीज फायर के पीछे अविश्वास की गहरी दीवार मौजूद है। दोनों देशों के बयान अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। हर बयान दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस पूरे शक्ति प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं कोई छोटी सी चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर युद्ध की आग में न झोंक दे। सीज फायर के बाद पश्चिम एशिया में फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। यूएई के आसमान में मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट होने की आवाजें सुनाई दी। आरोप ईरान पर है, इनकार तेहरान का है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अब जंग का नया दरवाजा खुल चुका है? पश्चिम एशिया में जंग का नया तूफान, इशारे बता रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। यूएई बनाम ईरान,
नया कोहराम। आठ अप्रैल के सीज फायर के बाद माना जा रहा था कि खाड़ी में तनाव कुछ कम हुआ, लेकिन मई 2026 की शुरुआत ने इस उम्मीद को झटका दे दिया। यूएई के कई हिस्सों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। आसमान में धमाकों की आवाजें सुनाई। दावा किया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। सबसे बड़ा निशाना फुजैरह की ऑयल फैसिलिटी को बताया जा रहा है। यानी हमला सिर्फ जमीन पर नहीं था, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा संदेश देने की कोशिश भी थी। यूएई अब इस टकराव को सिर्फ चुनौती नहीं, बल्कि सीधी आक्रामकता बता रहा है। अब अभी ने इसे एग्रेशन बताया है और साफ किया कि जवाब देने का अधिकार उनके पास है। थार्ड और पैट्रियट जैसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहे। यही वजह है कि अब यह संघर्ष सिर्फ यूएई और ईरान के बीच नहीं दिख रहा। इसके पीछे अमेरिका की मौजूदगी और खाड़ी में उसकी सैन्य रणनीति भी खुलकर दिखाई देने लगी है। हालांकि ईरान की तरफ से इस हमले से इनकार किया गया है, लेकिन तेहरान का बयान भी कम आक्रामक नहीं है। ईरान ने यूएई को दुश्मन का बेस बताया है, क्योंकि वहां अमेरिका और इजराइल की सैन्य मौजूदगी है। संदेश साफ था, अगर ईरान पर हमला हुआ और उसकी शुरुआत यूएई की जमीन से हुई, तो जवाब भी उसी स्तर पर मिलेगा। यानी पश्चिम एशिया अब सीधे मिसाइल और ड्रोन की नई राजनीति में एंटर करता दिखाई दे रहा है, जहां हर देश दूसरे की जमीन को संभावित लॉन्च पैड मान रहा है। इस पूरे संकट की असली धड़कन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुनाई दे रही है। दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइन अब फिर तनाव के घेरे में है। अगर यहां संघर्ष बढ़ता है तो असर सिर्फ गल्फ तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, एशियाई बाजार, शिपिंग रूट और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीज़फायर सिर्फ एक विराम है, और क्या अब पश्चिम एशिया में जंग का नया दरवाजा खुल चुका है। रूस ने एक दिन के लिए 9 मई को सीजफायर का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन में भयानक युद्ध भड़क गया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि एक तरफा सीजफायर ऐलान के बावजूद रूस ने कीव समेत दूसरे इलाकों में कई बड़े हमले किए। रूस का दावा है कि उसने 300 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। रूस ने चेतावनी दी कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दिन अगर मॉस्को पर हमला हुआ तो कीव पर मिसाइलें गिरेंगी। पुतिन को कीव हर हाल में जीतना है। विक्ट्री डे से पहले कीव में मॉस्को का तिरंगा फहराना है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध एक पल के लिए थम गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1500 से ज्यादा दिनों से ऑन है। ये युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने विक्ट्री डे के लिए सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन उसी बीच कीव में धमाके हुए, ड्रोन गिरे, मिसाइलें चली। रूस ने दावा किया कि उसने एक रात में 347 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 90 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। सवाल ये है
रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान क्या सिर्फ दिखावा था? क्या पुतिन 9 मई को विक्ट्री परेड से पहले यूक्रेन पर जीत को पक्का करने वाला हमला चाहते हैं? टूटा सीज फायर, अब कीव पर फाइनल अटैक। पुतिन का ऑर्डर, कीव को कुचलो, दुनिया को दिखाओ ताकत। मॉस्को की परेड से पहले यूक्रेन पर महायुद्ध। Фаєр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам. सीज फायर या छलावा, क्या मॉस्को ने शुरू कर दिया है निर्णायक युद्ध? मॉस्को में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एयर डिफेंस एक्टिव है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन रूस से युद्ध करने के लिए अब प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाने की तैयारी कर रहा है। ये कंपनी सर्विस के बदले पैसे वाले मॉडल पर काम करेगी। ज़ेलेंस्की का इरादा ऐसे सैनिक तैयार करने का है जो पेशेवर, हाईटेक और ताकतवर हों। रूस के वैगनर ग्रुप की तर्ज पर ऐसे लड़ाकों की फौज तैयार करना चाहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मशीन की तरह काम करे। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए हैं, यानी अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि कीव बना मॉस्को तक पहुंच चुका है। तो क्या विक्ट्री डे से पहले ही पुतिन दुनिया को एक बड़ी सैन्य जीत दिखाना चाहते हैं, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध पहले से और ज्यादा खतरनाक होने वाला है? То усім українським піхотинцям і у День піхоти, і завжди. Друге, сьогодні була нарада щодо деяких особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Весь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки. मॉस्को की सड़कों पर रूस के विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है, लेकिन आर्म्ड व्हीकल, मिसाइल लॉन्चर और आर्टिलरी सिस्टम वाले ट्रक क्या रूस की सीमा को पार करके कीव तक पहुंच जाएंगे? क्या विक्ट्री डे से पहले मॉस्को ब्रिगेड कीव पर सबसे बड़ा हमला करेगी? 9 मई रूस का विक्ट्री डे, जब मॉस्को जर्मनी पर जीत का जश्न मनाता है। रेड स्क्वायर पर टैंक निकलते हैं, मिसाइलें दिखाई जाती हैं, पूरी दुनिया को रूसी ताकत का संदेश दिया जाता है। लेकिन इस बार विक्ट्री डे से पहले मॉस्को खुद डरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मॉस्को के डर के पीछे पुतिन का वॉर प्लान है। मॉस्को ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद मॉस्को के आसपास एयर डिफेंस बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेट तक बंद करने की तैयारी की गई है और परेड की सुरक्षा युद्ध स्तर तक पहुंचा दी गई है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन विक्ट्री डे से पहले एक बड़ी सैन्य जीत दिखाना चाहते हैं? हालांकि रूस ने कहा है कि वे सीज फायर चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि सीज फायर ऐलान के बावजूद रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। हमले की आवाज कीव, सूमो, डिप्रो और जापोरेजिया हर तरफ सुनाई दे रही है। तो सवाल उठता है कि क्या यह सीज फायर था या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक राजनीतिक ड्रामा? रिपोर्ट में दावा किया गया कि 24 घंटे में रूस की सेना ने 30 से ज्यादा घातक हमलों को अंजाम दिया। रात से सुबह तक 20 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। रूस की सेना ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 90 से ज्यादा ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जबकि इन हमलों के 24 घंटे पहले ही 9 मई को रूस ने विक्ट्री डे के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर फिर खंडहर की तरह दिखने लगे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के सिर्फ ड्रोन अटैक में 27 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
यूक्रेन ने इसे इस साल का सबसे घातक हमला बताया। रूस के हमलों के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल लॉन्च